अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास का एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम एक रिएक्शन पे जाते हैं और इसके जरिए हम क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है N2 प्लस O2, ये रिएक्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब ये N2 प्लस O2 मिलके हमारे पास क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा मिलके हमारे पास क्या दे रहा है, हमें रिएक्टेंट दे रहे हैं। यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, फिर दोबारा जो है हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब इधर हमने एक एरो लगाया है, टू या डबल हाफ एरो इसको कहते हैं। डबल हाफ एरो है, ये किसको शो करते हैं, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। जब भी हम किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखेंगे कि जिसमें इक्विलिब्रियम हो, तो ये डबल हाफ एरो हम उसमें लगाएंगे। अब जितने अब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं और ये एरो लगाते हैं, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की अलामत है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। रिएक्शन जब हम प्रोसीड करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो प्रोडक्ट जो मिलते हैं आपस में और रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जीरो होता है और रिएक्टेंट हमारे पास कितने होते हैं कि बहुत सारे होते हैं। जो जो टाइम गुजरता है, रिएक्टेंट हमारे पास किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होते जाते हैं। तो रिएक्टेंट कम होते जाते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता जाता है, ज्यादा होता जाता है। और एक पॉइंट आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या हो, बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि अब 50% ये हो गया और 50% हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। अब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, उतने ही प्रोडक्ट हमारे पास किस में चेंज होंगे, रिएक्टेंट में चेंज होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है कि जितने ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, N2O2 मिलके 2NO बनाते हैं, उतने ही 2NO फिर जो है हमारे पास किस में चेंज हो जाते हैं, N2 प्लस O2। इसमें रिएक्शन की कंप्लीशन, ये जो कंप्लीशन है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। इसमें रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम आ गया और जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। इसके लिए हमने डबल हाफ एरो लगाया। अब एक हमारे पास एरो होता है सिंगल और कंप्लीट एरो। अब ये किसी भी इक्विलिब्रियम को शो नहीं करता, यानी इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। इसमें हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट मिल के हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं और हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब दोबारा ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते और तब हम क्या करते हैं कि ये वाला एरो लगाते हैं। अब हम इसको एक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक डायग्राम इसके बनाए हैं, तो इनसे हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल है उससे हम इसको शो करते हैं। अब हमारे पास वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। अब एवापोरेशन होती है इसमें, क्लोज कंटेनर में हमने लिया हुआ है इसको, ये हमारे पास क्लोज कंटेनर है। ठीक है, अब हमने इसको किस में, क्लोज कंटेनर में लिक्विड वाटर लिया हुआ है। इधर रिएक्शन में देखें, अब इसकी एवापोरेशन हो रही है, यानी उसको जब हमने हीट दी, फ्लेम दिया, कांस्टेंट हीट जब उसको प्रोवाइड की, तो ये जो लिक्विड वाटर था हमारे पास, ये किस में चेंज हो जाए, वेपर्स में, गैस फॉर्म में, वेपर लिक्विड में हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। अब ये इधर खत्म नहीं होता, ये क्योंकि क्लोज कंटेनर है, वेपर हवा में, एटमॉस्फेयर में उड़ नहीं जाते, बल्कि ये कंडेंस होके दोबारा हमारे पास लिक्विड वाटर में चेंज हो जाते हैं। अब ये क्या हो गया, वेपर लिक्विड वाटर में चेंज हो गए, कंडेंसेशन हो गई। जितने ही लिक्विड वाटर हमारे पास वो वेपर में चेंज हो रहे थे, तो फिर वो
और बंद होने की वजह से, क्लोज होने की वजह से वो हमारे पास जो वेपर थे वो दोबारा वाटर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब स्टार्ट जब हम लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वाटर ज्यादा है, वेपर कुछ भी नहीं है। चूंकि टाइम गुजरता है, टाइम टू टाइम हमारे पास वेपर बनते हैं, फिर वो वेपर हमारे पास लिक्विड में चेंज होते हैं। अब एवापोरेशन और कंडेंसेशन, अब एवापोरेशन हो रही है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन, फिर एवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन। जितने लिक्विड वाटर हमारे पास किसमें वेपर में चेंज हो रहे हैं, उतने ही वेपर दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो इधर एक पॉइंट जो है कि वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो। उनकी जो कंसेंट्रेशन है लिक्विड वाटर की वो कम नहीं होगी, यानी कि जितने ही लिक्विड वेपर में चेंज होते हैं तो उतने ही वेपर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, क्या कि कांस्टेंट हीट हो और क्लोज्ड हो। जब हमने इसको ओपन कर लिया, अब जो वेपर थे हमारे पास वो एटमॉस्फेयर में चले गए। अब दोबारा इसके लिए कंडेंसेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, यानी वेपर दोबारा हमारे पास लिक्विड में नहीं आ सकते। तो ये हमारे पास क्या था, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, कि जिसमें वाटर वेपर में चेंज होता है और वेपर दोबारा हमारे पास वाटर में चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन समझ लें, ठीक है, इनक्लोज कंटेनर में हमने किया है, फिजिकली तौर पे इसको हमने प्रोसीड किया है। अब एक और हम इसके एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, तीन एलिमेंट लिए हुए हैं, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, जिंक। दूसरी तरफ हमने क्या लिए हुए हैं, 5 एलिमेंट हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और 1 जिंक। अब 5 वालों का वेट ज्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, और जो 3 वाले हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, कोई इसमें यानी कि इक्विलिब्रियम, कोई बराबरी, कोई इक्वालिटी नहीं है। अब जबकि हमने 3 वाले को 5 में चेंज कर दिया और जो 5 वाले थे वो 5 में ही रह गए, यानी कि 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 जिंक एक तरफ, दूसरी तरफ भी जो 3 थे उसको एक क्लोरीन बढ़ा के, एक हाइड्रोजन बढ़ा के हमने किस में चेंज कर दिया, 5 में। अब इसको देखें, ना ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ना ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी दोनों स्टेबल हो गए हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। यानी कि उस, अब जब हम इससे एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये फिर नीचे जाएगा, अब इधर से कुछ निकाल लें तो ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं बचेगा। लेकिन इसको हम इक्विलिब्रियम के एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है, ना वो नीचे जाता है ना वो ऊपर जाता है। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास एक शर्त है कि रिएक्शन का हमारे पास क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। अभी पहले मैंने डबल हाफ एरो का जिक्र किया है कि डबल हाफ एरो हमारे पास यूज होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। अब हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और एक इरिवर्सिबल। और भी टाइप के होते हैं, लेकिन हम इधर क्या करेंगे, 2 ही डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब जो ये जो सिंगल एरो वाला है ये इरिवर्सिबल है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, और ये जो डबल हाफ एरो है इसमें इक्विलिब्रियम आएगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। अब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल कौन से रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल, यानी इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन तो होता है, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम हमने ले लिया प्लस HCl, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया, इनको रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया हमारे पास एक्वस फॉर्म में, और प्लस हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस हमारे पास आ गई। क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस हमारे पास आ गई। अब एक रिएक्शन लिखा है जिसमें हमने क्या किया कि
मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सोल्यूशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया हमने मैग्नीशियम के साथ, इन्होंने रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है। अब इसमें क्या एरो हमने क्या शो किया, सिंगल एरो। ये किसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है, इसमें सिंगल एरो है। और ये क्या होता है, कंप्लीशन होती है इसके, यानी कि ये कंप्लीट रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में चेंज हो गए, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बस खत्म। अब जबकि हमारे पास एक और एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वही प्रोडक्ट रिकम्बाइन होके हमारे पास क्या देता है, रिएक्टेंट देता है। यानी इसमें रिएक्शन कंप्लीशन बिल्कुल नहीं होती, जीरो होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो हमारे पास है सिल्वर ऑक्साइड, हमने सिल्वर ऑक्साइड ले लिया और इनको ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास 2Hg प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन में, ये हमारे पास O2। अब 2Hg सिल्वर ऑक्साइड हमने लिया है और ये हमारे पास किस में चेंज होगा, Hg सिल्वर में और ऑक्सीजन में। आप जबकि ये सिल्वर और ऑक्सीजन ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, थोड़ा सा गलत लिख लिया, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हो गया, या ये प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सिल्वर ऑक्साइड किस में चेंज होगा, सिल्वर और ऑक्सीजन में। अब ये दोबारा सिल्वर और ऑक्सीजन हमारे पास किस में चेंज हो जाएंगे, सिल्वर ऑक्साइड में, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन था, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो कंप्लीशन रिएक्शन हमारे पास नहीं होती, यानी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वो रिएक्शन उधर ही रह जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम था। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ, हमारे पास क्या होगा, इधर हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट, ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं, हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसको हम एक ग्राफ से शो करते हैं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है, हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, टू केमिकल प्रोसेसेस कंटिन्यू, जब दो केमिकल प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं एट एन इक्वल रेट के साथ दो केमिकल प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। व्हेन टू chemical processes continue at equal rate होता है उनका इक्वल रेट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो रेशो है बिटवीन द रिएक्टेंट, बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, रेशो of concentration of reactant and product remain constant। अब जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो है वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। व्हेन टू केमिकल प्रोसेसेस, दो केमिकल प्रोसेस कंटिन्यू एट इक्विलिब्रियम एट इक्वल रेट के साथ दो केमिकल प्रोसेस कंटिन्यू हो रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने रिएक्शन लिखा था कि Hg वाला, सिल्वर ऑक्साइड वाला, तो उसमें क्या होता था कि दो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं। इधर हम लिखते हैं 2HgO हाफ एरो और Hg प्लस O2, तो ये 2Hg प्लस O2। अब ये क्या है, व्हेन टू केमिकल प्रोसेस, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, एक बैकवर्ड रिएक्शन, दो केमिकल प्रोसेस कंटिन्यू एट इक्वल रेट, रेट सेम ही होता है। जितने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारे पास किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में, उतने ही प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। ठीक है, इक्वल रेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रेट के साथ जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होगा। दो Hg हैं तो इधर भी दो Hg हैं, ऑक्सीजन दो है तो O2 ऑक्सीजन दो हैं, तो इनके क्या है, कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। अब हम इसको एक ग्राफ से शो करते हैं कि जिसे हम शो करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इधर एक हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब एक इधर से आ रही है, ठीक है, और एक इधर से बढ़ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास टाइम ट्रेवल कर रहा है, इधर क्या टाइम ट्रेवल कर रहा है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन, इधर टाइम ट्रेवल कर रहा है और उधर रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे पास ये कम होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, टाइम टू टाइम कम होता है, यानी कि ए कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये रिएक्ट करके हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी बनाते हैं। ये क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एट इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। टाइम टू टाइम ये हमारे पास कम होता है, जबकि ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो टाइम टू टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। रेट ऑफ अब ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये मिल के हमारे पास क्या देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिएक्शन, एक ग्राफ हो गया, जिसमें हमने क्या शो किया
ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक हमारे पास ग्राफ है। अब एक हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ है जिसमें हम इधर टाइम ट्रेवल कर रहा है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है टाइम टू टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम टू टाइम कम होता है। ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है। अब जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, और ये टाइम टू टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है इस पे दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे पास। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये ग्राफ था डायनामिक इक्विलिब्रियम का जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन जो की थी उसको साबित किया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले ज्यादा होता है फिर कम होता जाता है टाइम टू टाइम, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता है और टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर किस चीज में मसला हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।